बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्टिव 21 द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनफिनाइट डिस्टेंस। इनफिनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी, इनफिनाइट होगी, न्यूटन पर कॉलम होगी, नन ऑफ दीस होगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया फार्मूला है E = 1/4 y एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इनफिनाइट डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 22 SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट क्या है? मुख्तलिफ ऑप्शन गिवन है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है फ़ा = E है। E से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E = F/Q और A से मुराद एरिया है। जैसे हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 23 के अंदर पूछा है शार्क कितने पोटेंशियल डिफरेंस तक को डिडक्ट कर सकता है? मिली वोल्ट को, माइक्रो वोल्ट को, नैनो वोल्ट को या पीको वोल्ट को? जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है कि शार्क के अंदर एक स्पेशल आर्गन पाया जाता है, ये सेंसिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इजीली डिडक्ट कर लेता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होता है नैनो वोल्ट मौजूद होता है और इसकी वजह से ये अपने प्रे को भी प्रीसाइजली लोकेट कर सकता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 24 के अंदर पूछा है मिलीकैन एक्सपेरिमेंट के अंदर जो ड्रॉप मौजूद है उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या थी? सेम वैल्यू थी, डिफरेंट वैल्यू थी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम वैल्यू थी या जीरो वैल्यू? जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है जिस वक्त मिलीकैन ने एक्सपेरिमेंट किया लास्ट में जो वैल्यूज़ हासिल की तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम वैल्यू थी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 25 के अंदर पूछा है कॉलम लॉ को हम न्यूटन के कौन से कानून के मुताबिक वेरीफाई करते हैं? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या नन ऑफ दीज? जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है हमारे पास दो चार्जेस Q1 और Q2 है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 26 के अंदर पूछा गया है कि हम शो टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन किसके ज़रिए कर सकते हैं? फ्रिक्शन के ज़रिए, अट्रैक्शन के ज़रिए, इंडक्शन के ज़रिए, रिपल्शन के ज़रिए। जैसे कि हम जानते हैं कि अट्रैक्शन के ज़रिए हम इसलिए इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज किसी भी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो शो टेस्ट चार्ज हमेशा रिपल्शन के ज़रिए होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 27 के अंदर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल। मेटल की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या है? 0 है, 1 है, इन्फिनाइट है या फिनाइट है? जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है मेटल की परमिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ये आसानी से परमिट नहीं करता, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इन्फिनाइट। ऑब्जेक्टिव 28 के अंदर पूछा गया हमारे पास एक चार्ज Q है, इसको दो इक्वल पार्ट्स के अंदर Q1 और Q2 के अंदर डिवाइड किया जाता है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो हमने रेशो बतानी है Q और Q1 के दरमियान। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है Q/Q1 = 2:1। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 29 के अंदर पूछा गया है कि हमारे पास एक होलो चार्ज स्फीयर है, उसके सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी लेकिन चेंज इन पोटेंशियल 0 होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 30 के अंदर पूछा गया हमारे पास दो चार्जेस हैं 2 कॉलम एंड 6 कॉलम, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों 12 न्यूटन की रिपल्शन की फोर्स लगाते हैं, तो हमारे पास दो चार्जेस की वैल्यू -4 कॉलम है, उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? -4 कॉलम से मुराद एक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर -2 नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों का जिस वक्त हम प्रोडक्ट लेते हैं जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद भी है F = Q1 Q2, तो हमारा जो आंसर आएगा -4 न्यूटन अट्रैक्शन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 31 के अंदर पूछा गया हमारे पास एक पार्टिकल मौजूद है, उसके ऊपर चार्ज Q है और उसका मास m है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो ट्रैवल करते हैं, तो उस पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा? जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है 1/2 mv² = Qv। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा मोमेंटम आता है 2qmv²। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 32 के अंदर पूछा गया हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके सेंटर के अंदर कौन सा डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल रखें कि उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाए? जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है C = εr डिवाइडिंग बाई d। कापर, टिन, आयरन ये कंडक्टर मटीरियल है, जबकि माइका एज अ इंसुलेटिंग एज अ डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है, माइके की वजह से इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर।
ऑब्जेक्टिव 33 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके दरमियान एयर मौजूद है। अगर हम एयर की जगह किसी डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल को रखें तो उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ एप्सिलॉन आर स्क्वायर टाइम्स होगी या रिमेन्स सेम रहेगी। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर डिवाइडिंग बाई डी। एप्सिलॉन आर डायरेक्ट रिलेट करता है कैपेसिटेंस के साथ। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, इंक्रीज एप्सिलॉन आर टाइम्स। ऑब्जेक्टिव 33 के अंदर पूछा गया कि हम चार्ज कैपेसिटर अगर ज़मीन के साथ कनेक्ट कर दे तो चार्जिंग के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, डिक्रीज़ हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, रिमेन सेम या नन ऑफ दी। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे हम कैपेसिटर को अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे तो ज़मीन यानी कि अर्थ एक न्यूट्रल बॉडी है, वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से जो कैपेसिटेंस के अंदर चार्ज मौजूद होगा वह डिक्रीज़ हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 35 के अंदर पूछा गया हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस मौजूद हैं, उनके दरमियान अगर हम मेटल प्लेट रख दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, रिमेन सेम रहेगी, इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी या बिकम ज़ीरो हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं और सोल्यूशन के अंदर दिखाया है, मेटल की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, वो दोनों को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करने देगी। जैसे कि और सोल्यूशन के अंदर मौजूद भी है, तो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 36 के अंदर पूछा है हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है, उसको अगर हम 10⁻⁶ वोल्ट दें और वो एक्सेलरेट कर जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है और जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है काइनेटिक एनर्जी का 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 37 के अंदर पूछा गया हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हम उसको चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद हम उसके दरमियान एक डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल को इंसर्ट कर देते हैं तो उसकी कौन सी क्वांटिटी रिमेन सेम रहेगी, एनर्जी सेम रहेगी, पोटेंशियल सेम रहेगा, कैपेसिटी सेम रहेगी या चार्ज सेम रहेगी। जैसा कि सोल्यूशन का तो मौजूद है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के मुताबिक जो उसके अंदर चार्ज मौजूद है वो रिमेन सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 38 के अंदर पूछा गया हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, डाईपोल को किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, फोर्स का, टार्क और फोर्स का, नन ऑफ दीज का। जैसा कि हम जानते हो सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, जिस वक्त फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो डाईपोल को सिर्फ फोर्स का सामना करना पड़ता है, जिस वक्त फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है डाईपोल को टार्क और फोर्स दोनों का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 39 के अंदर पूछा गया हमारे पास एक सो बबल है, उसको नेगेटिवली तौर पर चार्ज कर देते हैं, उसके रेडियस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा, रिमेन सेम होगा, नथिंग कैन बी प्रिडिक्टेड। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, जैसे हम उसको नेगेटिवली तौर पर चार्ज कर दें उसका रेडियस इंक्रीज़ कर जाएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 40 के अंदर पूछा गया कार में विंडशील्ड वेपर जो मौजूद होता है वो किस असूल के ऊपर काम करता है, कॉलम्स लॉ पे, चार्ल्स लॉ पे या बॉयल्स लॉ पे या चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, ये वाइपर T इज इक्वल टू RC चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के लिहाज से काम करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर।